अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये C++ का लेक्चर नंबर 2 है जो ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपकी C++ लैंग्वेज है ये किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई और उसका जो ग्रोथ है कैसे हुआ है। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि बेसिकली आपको ये कोर्स पढ़ने का मकसद आपके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करना जो कंप्यूटर नॉलेज के और हायर एजुकेशन में आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप लोग प्रोग्रामिंग को जानते हों। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको इन तमाम लैंग्वेजेस पे इंटरेस्ट भी होनी चाहिए और साथ में इनको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। स्टूडेंट ये जो टेबल है जस्ट आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपको थोड़ी सी समझ हो कि ये जो प्रोग्रामिंग का सिस्टम शुरू हुआ ये कब से शुरू हुआ और आज तक इसकी क्या सिचुएशन है। तो हम इसे C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये बेसिक जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिहाज से है। तो जो आज तक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आप टेबल में देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ईयर वाइज 1957 से इसको शुरू किया गया है और सबसे पहले जो है यहाँ पे फोर्ट्रान जो है वो पहली यहाँ पे एक लैंग्वेज है। और ये जो है ना इसे मैथमेटिकल फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम, ये जो है मैथमेटिकल फार्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम, और इसे जो ये कब इसको स्टार्ट लिया गया 1957 में। इसी तरीके से फोर्ट्रान के बाद नेक्स्ट वाली जो लैंग्वेज थी वो फोर्ट्रान 2 थी, जो कि उसके बाद जो है ना LISP 1.5 कोबाल, ये जो लैंग्वेज है 1959। याद रखें स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको जहन में इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी जो डेवलपमेंट है तकरीबन थोड़ी बहुत आपके जहन में हो ताकि आपको आगे जाके अपने कोर्स को समझना आसान हो जाए। तो इसके साथ साथ 1960 इसमें अल्गो 60, इसके साथ साथ ये 1960 से 62 में APL, इसके साथ 1964 में APL 360 और इसके साथ बेसिक। तो ये कुछ लैंग्वेज हैं जो आपने 1957 से लेके 1964 तक देखी हैं, जिनमें अभी तक C++ के शुमार नहीं है। उसके बाद फिर 1969 में जो है 66 में फोर्ट्रान 66 बनी है। इसके साथ आपकी ये अल्गो भी 1966 में, और जो हमारे पास 1968 में अल्गो 68 भी आई है। उसके बाद 1970 में यहाँ पे स्मॉल टॉक, और उसके बाद 1972 में फर्स्ट टाइम जो है ना C लैंग्वेज जो है जो कि डेनिस रिचर्ड प्रोड्यूस की थी इसने। और ये कब ये C है और C की आपको डेट ऑफ बर्थ याद आनी चाहिए 1972, चूँकि ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड है। इसके बाद जो है 1975 में फिर टिन्नी बेसिक जो है ये शुरू हुई, और उसके बाद 1975 में दोबारा से फोर्ट्रान का एक न्यू वेरिएंट भी आपको मिला। इसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पे 1978 में AWK, उसके साथ ही 1978 में UCSD पास्कल, और फिर फोर्ट्रान 77 जो कि आज भी मॉडर्न फोर्ट्रान के तौर पे ये लैंग्वेज मौजूद है। 1980 इसके साथ स्मॉल टॉक अगेन जो है इसका मॉड्यूल 2 आया। इसके साथ फिर 1980s में ही C++ फर्स्ट टाइम जो है ना जो आपके बर्जन स्टोरटॉप ने डेवलप किया है, और ये जो है ना बेसिकली C की जो C लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। उसके बाद 1980 में ये लैंग्वेज जो है एक्सटेंशन के बाद आई, और उसके बाद 1982 में ISO पास्कल, और 1983 में स्मॉल टॉक 80, और 1983 में ADA, और इसी तरीके से 1983 से 1984 में C जो है ये दोबारा से इसको मज़ीद इसमें डिजिटल रिसर्च माइक्रोसॉफ्ट एंड डिजिटल रिसर्च रिलीज द फर्स्ट C कंपाइलर जो है वो कंपाइलर जो है फर्स्ट कंपाइलर 1984 में रिलीज़ किया गया। अच्छा, ये जो है हम आगे जाके देखेंगे कंपाइलर जो है वो कैसे वर्क करता है। इसके साथ साथ जो है आपने देखा कि 1983 से 84 में C एंड C++, और हमारे पास 1980 में फिर से टर्बो है, और 1986 स्मॉल टॉक एंड 1987 पर इसके बाद 1989 में ANSI C, इसके साथ C++2 इसका दूसरा वेरिएंट
रिलीज़ हुआ, जबकि 1990 में जो है वो हमारे पास C++ 2.1 आई, जो कि पहले जो थी वो C++ थी, फिर उसका सेकंड वेरिएंट आया और फिर यानी कि ठीक 10 साल के बाद ये हमारे पास 2.1 यानी 1 ईयर बाद इसे 2.1 और रिलीज़ आने के 10 ईयर बाद 2.1 के वेरिएंट हमें मिला। उसके बाद है 1991 में जावा और 1993 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोबाल जो है, जो कि पहले भी ये लैंग्वेज बन चुकी थी लेकिन इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किया गया। और इसके साथ साथ 1998 में जो C++ थी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड जो है इसे मिला और इसको ये जो है सर्टिफिकेट इसको दिया गया ISO की तरफ से। और इसके साथ साथ ये जो है इसकी जो करंट वर्जन है वो 2003 में, और इसका जो ISO है वो यहाँ पे दर्ज है। इसके बाद 2000 में C और C जो है ये दोबारा से इसे मज़ीद जो है ना डेवलप किया गया। तो स्टूडेंट आपने ये टेबल देखा, इस टेबल में जस्ट जो जितनी लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप हुई हैं और उनके साथ साथ C++ जो है ये डेवलप हुई है, तो इसके रिलेटेड आपने जस्ट एक टेबल देखा है। अब हम देखना ये चाहते हैं कि जो क्या रिलेशन होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, इसको आपने ज़रूर नोट डाउन करना है। सबसे पहले जो है आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप देखते हैं कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर में सबसे बुनियादी चीज़ हार्डवेयर होती है। हार्डवेयर को समझने के लिए मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो हार्डवेयर की बेसिक इसके साथ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप जो ही एक हार्डवेयर के अंदर मशीन लैंग्वेज होती है तो वो उसको हार्डवेयर जो है वो काबिल इस्तेमाल में बनाती है उसे। मशीन लैंग्वेज के बाद जो उससे हाई लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज से जो हाई है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। आप याद रखें कि चूँकि जो मशीन लैंग्वेज होती है, ये जो प्रोग्रामर होते हैं बहुत कम प्रोग्रामर होते हैं जो मशीन लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, उसकी निस्बत जो असेंबली लैंग्वेज है उसको उसकी निस्बत थोड़े ज़्यादा लोग होते हैं समझने वाले। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है आमतौर पर हम लोग भी यूज़ करते हैं एज अ स्टूडेंट और इसका यूज़ किया जाता है। अब जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज के ही होती है। तो इसको कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर होते हैं और कंपाइलर इसको जो है ना वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कंपाइलर बनाता कौन है? एक प्रोग्रामर जो होता है वो हमें कंपाइलर बना के देता है। हमें फिर कोई वास्ता ही नहीं पड़ता मशीन लैंग्वेज से, हम डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज सीख लेते हैं और वो खुद ही कंपाइल होकर लो लेवल में चली जाती है और लो लेवल से हार्डवेयर को अपने कंट्रोल में रखती है। तो यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो C है या विजुअल बेसिक है या जावा या C++, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस जो हैं इनमें से हम एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो है C++। तो ये आपके एक स्टेप्स हैं जिन पे आप कंप्यूटर को फ्लो करता है, यानी हार्डवेयर टू ओवर प्रोग्राम। तो स्टूडेंट ये आपने जो बुनियादी टॉपिक होंगे आपके फंडामेंटल ऑफ C++, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और इनको आपने सीखना है और साथ में नोट भी कर लेना है जो चीज़ें मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है ये हमारे जो चैप्टर है इसमें हम फंडामेंटल ऑफ C++ स्टडी करेंगे जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। अब इसमें आप लोगों ने देखना है कि इंट्रोडक्शन द फंडामेंटल ऑफ C++। आप C++ का जो फंडामेंटल है उसके बारे में पढ़ेंगे। लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो एक्सप्रेशन यूज़ होती हैं, जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं, उनको हमने सीखना है। एज वेल एज हमने लर्न करना है कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग और इसके जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं और उसकी जो सर्टन ऑप्टिमाइजेशन है उसको हमने स्टडी करना है। यहाँ पे जो कि आउटलाइन में आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारे लेक्चर वाइज हम इस बुक को फॉलो करेंगे और इस बुक में जो टॉपिक हैं उनको आपने अच्छी तरीके से समझना है, ना कि उन्हें याद करना है। सबसे पहला है टॉपिक में 2.1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। काफ़ी हद तक आप जानते हैं C++ के बारे में, जो कि पीछे आपने देखा कि ये लैंग्वेज जो है इससे पहले डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ साथ, जबकि 1990 में जाके ये एक बहुत ही काबिल इस्तेमाल और यानी कि एक मकबूल ज़बान बन गई C++। तो
इसमें सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन में देखा ओवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम। हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो फर्स्टली प्रोग्राम में क्या लिखते हैं या कैसे किया जाता है। कमेंट करना हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था और इसको हम दोबारा देखेंगे। टोकन इन C++ में टोकन से क्या मुराद है हम ये देंगे। एस्केप सीक्वेंस को हम बात करेंगे। सी इन स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। सी इन एंड सी आउट दोनों स्टेटमेंट देखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं जो C++ में यूज़ होती हैं हमने वो स्टडी करने हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को स्टडी करने हैं। लॉजिकल ऑपरेटर स्टडी करने हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर स्टडी करने हैं। आउटपुट मैनिपुलेशन देखना है हमने और इसके साथ साथ हेडर फाइल और एरर टाइप ऑफ कन्वर्शन टाइप कास्टिंग अनसाइंड डेटा टाइप ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और इसको आपने नोट डाउन भी करना है जो चीज़ें इसके बाद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस करवाई। और ये बेसिकली आमतौर पे आपने टेबल में भी देखा कि 1980, लेकिन ये लैंग्वेज उससे पहले बन चुकी थी क्योंकि आपको मार्केट में जो है यहाँ पे लिखा गया है अर्ली 19 और इसको वर्जन स्ट्रोस्ट्रोप ने इसने फर्स्ट टाइम जो है इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। इसको C++ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो C लैंग्वेज था उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट किया, मीन उसमें अंदर थोड़ा सा चेंज करके उसकी इंक्रीज करके हमने ये लैंग्वेज ली, तो इसको हमने C++ कहा। जबकि आपने प्रीवियस टेबल में देखा कि इसको इनिशियली जब ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई तो इसे C++ का नाम नहीं दिया गया था। अब जो आपका बेसिक पर्पज़ है, यानी आपने यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन नोट डाउन करने। नंबर 1 किसने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया, और सेकंड 1 ये कि ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज को बेस बना के उसको आगे ग्रो आपकी होके आई है। तो आपको पता है वो C लैंग्वेज से आई है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो लाइनें हैं 2-3 आप देख रहे हैं प्रोग्राम 2.1, तो इसको समझना ज़रूरी है। आपको 1 पॉइंट यानी कि इसके हर पॉइंट का आपको पता हो। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऐश पड़ा हुआ है, ऐश इंक्लूड, और यहाँ पे एक इसको हम लोग एंगल ब्रैकेट कह रहे हैं और इसमें IO स्ट्रीम .h लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज़ किया इंक्लूड, ये हमेशा हम यूज़ किया करेंगे और आपको ये लिखना और समझना आना चाहिए कि इंक्लूड के क्या मीनिंग है। यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे आ गया, दैट्स मीन टू से, इसको हम लोग हेडर फाइल भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास इंक्लूड मीन शामिल किया हमने, और एंगल ब्रैकेट है। आई से यहाँ पे हम मतलब इनपुट ले रहे होते हैं, ओ से आउटपुट ले रहे होते हैं। स्ट्रीम और .h ये एक्सटेंशन है जो कि हेडर फाइल को शो करती है। तो ये लाइन जो है इसके साथ साथ यहाँ पे हम लिखते हैं इसे वाइड मेन, और यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट डाली है। यहाँ कर्ली ब्रैकेट से हमने स्टार्ट लिया है सी आउट, और इसके साथ आप देख रहे हैं कि 2 ये कॉमे से पड़े हैं और माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज की हुई है। तो स्टूडेंट आपकी जो ये प्रोग्राम है ये बुनियादी प्रोग्राम है और इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसे डीपली स्टडी कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को वाजे कर लेते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग जो यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको मैं थोड़ा सा रीड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ फंक्शन कॉल्ड मेन। तो इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन जो है इसको हम कहते हैं ये एक फंक्शन है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, ये 0 नहीं पड़ा हुआ ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है जो आपने यहाँ पे बंद देख रहे हैं। तो द फंक्शन आर वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++। याद रखना कि जो मेन होता है ये फंडामेंटल ब्लॉक है C++ का। वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन लेटर चैप्टर। इसको हम अगले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये इतना पता हो कि एवरी C++ प्रोग्राम हैज़ अ मेन फंक्शन। जी कोई भी C++ प्रोग्राम होगा उसके अंदर ये फंक्शन होगा। इट इज़ फ्रॉम द फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। ये कहाँ पे लिखा जाता है? जहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है।
ये जो कंपाइलर होता है स्टूडेंट, कंपाइलर जो होता है जब प्रोग्राम को पढ़ता है तो ये जो लाइन लिखी होती है कंपाइलर ये समझ जाता है कि मैंने प्रोग्राम इससे आगे शुरू हो रहा है और ये कोई चीज़ नहीं है, ये बल्कि एक फंक्शन है और इससे आगे आगे पढ़ना है। मतलब इसका काम ही उसको बताना है कि जैसे आप जब कोई काम करते हैं, जैसे आपने किसी से कहा कि बाज़ार से कोई चीज़ ले आएँ, तो आप वो बच्चा जो है बाज़ार से कुछ लेने जाता है तो वो वापस आके एक आपको वो चीज़ देने से कबल एक जगह है जहाँ पे कोई और बंदा खड़ा है और वो देखता है कि उसने ठीक चीज़ अगर नहीं लाई या उसको वापस भेजना चाहता है तो उसे वापस वहीं से भेज देता है। मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो प्रोग्राम इसी हिस्से में बार बार रन होता है, न कि वो शुरू वाली चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ता। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास यहाँ पे, बल्कि मैं एग्जांपल पे अभी नहीं जाता, इसको आप देख लें। द राउंड ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है आफ्टर द वर्ड मेन आर नोन एज parentheses and they tell the compiler that this is a function and not a variable. They are followed by parentheses, braces, इसको हम curly brackets कहते हैं, और the first curly bracket begin with the function and it counterpart। तो याद रखें कि असल में जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो शुरू में लिखा करते हैं यानी स्टार्ट, बिगिन और आखिर पे एंड लिखते हैं। किसी दूसरी लैंग्वेज में शायद हम इसे बिगिन और एंड करें, लेकिन इसमें हम ये डालते हैं यानी कि प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये जस्ट एक समझ के लिए लिखा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं ये जो लाइनें हैं, होप सो कि आपको इनकी समझ होगी। ये जो फर्स्ट लाइन है हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। फर्दर वन यहाँ पे जो वाइड मेन है और ये ब्रैकेट देख रहे हैं तो आपसे पूछा जाए कि ये जो ब्रैकेट है इसका क्या काम है, तो आप कहते हैं कि इस ब्रैकेट का काम ये है कि ये ब्रैकेट बताती है कि इसके पीछे लिखा हुआ मेन कोई करैक्टर नहीं है, कोई फंक्शन, ये एक फंक्शन है। और ये इस यहाँ लिखने का मकसद ये होता है कि जब प्रोग्राम को कंप्यूटर हम रन करते हैं, चलाते हैं, तो उस वक्त प्रोग्राम जो होता है वो शुरू में फर्स्ट टाइम इस लाइन को पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद में बार बार उसी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को ऑपरेट करता है और पीछे जाके नहीं देखता। तो इसलिए इसका जो है ना फर्दर हम डीपली इसको अगले लेक्चर्स में जब चैप्टर वाइज बढ़ेंगे तो इनको, इस डिस्कशन को मज़ीद भी बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट आपने देखा है ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम इनको जो पहली लाइन जो है और दूसरी और इन लाइनों को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। और ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में तकरीबन 10 मार्क्स के आपको ये बुनियादी चीज़ें पूछी जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में टोटल आप समझ लें कि 25 to 50 मार्क जो हैं वो आपको इस से मिलेंगे, जिनमें से 10 मार्क्स ये बुनियादी तौर पे इन्हीं चीज़ों से पूछे जाएंगे। अब आपको स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर आपने पढ़ा है, एक तो वाइड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसके साथ साथ आपने देखा है सी आउट। सी आउट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। सी आउट का वर्ड हम यहाँ इसलिए लिखते हैं, और साथ में आपने देखा कि सी आउट जब भी लिखेंगे तो ये 2 ब्रैकेट इस तरह के डालेंगे, यानी कि सी आउट हो रहा है यहाँ से, तो आउट के लिए ऐसे लिखेंगे, और सी इन वाली जगह पे आप इन्हीं ब्रैकेटों को दूसरी शेप में देखेंगे। तो ये आपने हमेशा आपको पता हो। और सी आउट का मतलब क्या होता है, यानी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करना। जहाँ भी हमने ये लाइन लिखी होगी और उसके पीछे जो भी लिखेंगे वो आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी, अदरवाइज कोई भी चीज़ हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लाइन है जो सबसे टॉप पे लिखी हुई है प्रोग्राम के, जो ऊपर आपने देखा है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे हम लिख नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। जो ये जो लाइन है इसमें पड़ा हुआ है ऐश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट IO stream डॉट h। ये जो लाइन लिखी हुई है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली, इस लाइन को अच्छे तरीके से आपको समझो। दिस स्टेटमेंट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब आपसे मैं पूछूं कि ये जो टॉप पे पहली लाइन लिखी होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा, अब आपने जानना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है। इंस्ट्रक्शन देती है, क्या इंस्ट्रक्शन देती है, ए पार्ट
of the compiler known as the preprocessor deal with these directives before the actual completions and process of the program begin। तो अब जो कंपाइलर होता है वो नीचे जाके असल काम करने से पहले इस लाइन को पढ़ता है। अच्छा, इसमें जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में ये जो ऐश होता है, ऐश लिखा होता है, इंक्लूड टेल्स द कंपाइलर टू इंसर्ट अनदर फाइल इनटू द सोर्स फाइल। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर को ये बात बताता है कि टू इंसर्ट अनदर फाइल इनटू द सोर्स के अंदर कोई और फाइल ऐड करे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंपाइलर replaces the hash include directive with the contents of the file indicated। There exist many such preprocessor directive। All preprocessor directive begin with the hash sign। तो यहाँ पे आपके पास जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के पॉइंट में आपने जो नोट करना है या समझना है वो ये नहीं है कि आप इसे कुछ याद करें, जस्ट ये लाइन आपको पता हो। ये लाइन जो है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में यहाँ पे जो ऐश सिंबल होता है उसमें हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आता है। इसके साथ इंक्लूड और कुछ और वर्डिंग भी की जाती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का आपको पता चलता है जब आप इसके साथ इंक्लूड के अलावा कोई और वर्ड भी होता है जो हम यूज़ करते हैं, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये क्यों एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं और इसके साथ ये जो एच है ये क्यों लिखा होता है, हमने इस पूरी स्टेटमेंट को देख लें। द टाइप ऑफ द फाइल इंक्लूड बाय दिस वन इज डिफाइंड एज अ हेडर फाइल। तो हम कहते हैं कि इसको हम हेडर फाइल कहते हैं और इसको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेडर फाइल एंड डील विद द बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन and contains information about cout that is necessary for our program। तो cout जो होता है ये necessary होता है हमारे प्रोग्राम के लिए। उसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि आप जब कोई काम करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस आपको उसके आउटपुट से होता है, यानी कि उसका आंसर या उसके जवाब से होता है। तो cout की कमांड हमें आउटपुट दिखाती है, इसलिए दैट नेसेसरी ऑफ आवर प्रोग्राम हेडर फाइल यूजली हैव दी एच एक्सटेंशन। तो जो हेडर फाइल होती है उसको अमूमन हम एच एक्सटेंशन से लिखते हैं, यानी जो डॉट एच लिखा हुआ है। दे आर प्री डिफाइंड इन द कंपाइलर बट वी कैन आल्सो क्रिएट ओवर ऑन हेडर फाइल। तो ये पहले से क्रिएट होती है लेकिन हम अपनी भी बना सकते हैं। अब स्टूडेंट मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहली बात कि ये एच सिंबल कंपाइलर को बताता है कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसमें यहाँ पे हम आगे जाके हम इसे मज़ीद भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं। और ये जो लाइन आप एंगल ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि हम डील करेंगे इनपुट और आउटपुट से। इनपुट वो चीज़ें जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं, और आउटपुट वो चीज़ें हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो हम कंप्यूटर से लेना चाहते हैं। और उसके साथ डॉट एच जो है ये शो करता है कि दिस वन इज़ अ हेडर फाइल और ये प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। अच्छा, याद रखिएगा प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, मतलब ये पहले से सी प्रोग्राम को बताई हुई होती है। इसके अलावा कुछ हम खुद भी जो है ना हेडर फाइल बना सकते हैं जो कि पहले से डिफाइन नहीं होती, उसको भी तैयार किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों ने आज का जो लेक्चर था हमारा, जिसमें आप लोगों ने कुछ बुनियादी चीज़ें देखी हैं, इसके रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर दें, क्योंकि आप जो ही वीडियो देखते हैं और वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या गूगल क्लासरूम में आप कमेंट करें और हमारी जो क्वेश्चन है या उनको नोट करें, और जब हमारी लाइव इस पर क्लास होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।